कई बार हम ज़िंदगी में जब शुरुआत करते हैं तो खुद पे बहुत सारे डाउट आते हैं कि अरे भैया मैं कर लूँगा, टैक्सेशन है भैया 30 to 40 डेज में कर लूँगा, कॉस्टिंग एफएमएस और बूथ ग्रुप है क्या मैं कर लूँगा, सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट क्या मैं कर लूँगा। याद रखो यार कि कर लेना बड़ी बात नहीं है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो समय का कि समय के अंदर करना है। यू हैव टू डू योर एक्शन विथ इन अ टाइम लिमिट। अगर टाइम लिमिट का ध्यान नहीं है तो करने का भी कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग 10 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, एग्जाम क्लियर नहीं होता क्योंकि वो टाइम लिमिट के स्टेप को भूल जाते हैं। टाइम लिमिट ऑलवेज लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है कि भैया टाइम लिमिट के अंदर करना है। उसके लिए क्या करना होगा, सर लेकिन ना मैं क्वेश्चन करता हूँ तो गलती हो जाती है, सर मुझे फॉर्मेट याद नहीं रहता, सर मुझे प्रोविजन याद नहीं रहता, सर मुझसे ना कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ। देखो यार, भगवान कृष्ण एक ही चीज़ बोलते हैं, कौनते अभ्यास करना होगा। कौनते यानी अर्जुन जी, कि हे अर्जुन अभ्यास, अभ्यास से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है अर्जुन, अभ्यास से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। आपको क्या लग रहा है मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो पहली बार बोलने लग गया होगा? नहीं, आप जाना और मेरे चैनल की ओल्डेस्ट वीडियो देखना। हाथ से लिख के पढ़ाता था। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था मेट्रो में, तो एक भैया ने मुझे फ़ोन दिया था, मेरे बड़े भाई ने, सैमसंग का कोई फ़ोन था, तो मैं उसको हाथ में लेके, मुझे ये भी नहीं पता था ट्राईपोड से रख के पढ़ाते, तो ऐसे हाथ में रख के ऐसे पढ़ाता था, हाथ कांपते थे, हिलता रहता था, पसीने बहते थे। करना पड़ेगा। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। क्या सर आप आज परफेक्ट हो गए? नहीं भैया, इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई परफेक्ट ही नहीं। एवरी वन इज़ अ लर्नर। हर कोई सीखेगा, हर कोई समझेगा, और अपने आप को एक्यूमुलेट करते रहो। जो भी गलतियां हुई उनसे सीखो, जो भी गलत कर्म हुए उनसे सीखो, जहाँ मिस्टेक हुई उनसे सीखो, और उसको रिपीट मत करो। गलती होना गलत बात नहीं है, गलती होने के बाद भी उसको फिर से दोहराना, फिर से दोहराना, ये गलत बात है। कई बार रिजल्ट आता है बच्चों का, उनसे कहा जाता है बेटा अच्छे से पढ़ो, अरे पढ़ाई हो गई, हाँ हो गई, क्या, अरे सर वो यूट्यूब पे लेक्चर देख लिए तो फास्ट ट्रैक हो गया। अच्छा, फास्ट ट्रैक में तुम्हें लग रहा है कि टीचर 20 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ा देगा? अरे सर उसने पढ़ा, अरे नहीं भैया, जहाँ 200 घंटे के लेक्चर टीचर पढ़ा रहा है, टेस्ट बच्चा 10-10 बार लिख के कर रहा है, उससे तुम कैसे कम्पीट कर लोगे? फिर बोलोगे सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, तुक्के में आ भी गया तो एक आध का आ गया, बाकी 98 तो फेल ही होते हैं। अभ्यास तो करना होगा। मैंने ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा लॉजिक सीखा, या तो तुम फेज़ 1 में हार्ड वर्क करो, या फेज़ 2 में करो, या 3 में करो, अल्टीमेट 100% आउटपुट तुम्हें देना ही होगा। मान लो फेज़ 1 तुक्के में निकल गया, फेज़ 2 में मेहनत होगी, फेज़ 2 तुक्के में निकल गया, फेज़ 3 में मेहनत होगी, या फिर 1 और 2 में तुमने ढंग से मेहनत कर ली तो हो सकता है फेज़ 3 में मेहनत ही ना करना पड़े। बट मेहनत तो करनी होगी। तुम ये सोचो कि सर मैं कोयला हूँ और मैं सोने के रेट में बिक जाऊँ, होगा नहीं। सोना बनना होगा, अभ्यास करना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर जिंदगी ऊपर उठानी है तो जिंदगी अभ्यास के, कर्म के इफेक्ट से ऊपर उठेगी। गलती किससे नहीं होती? मुझसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है। गलती दोहराओ मत ना। एक बार हो गई गलती, कान पकड़ो, सॉरी बोलो, हो गया, अब नहीं। बार बार एक ही गलती करोगे, कब तक करोगे? क्या जिंदगी भर करते रहोगे? और करते रहोगे तो फिर 95% वाली पॉपुलेशन में रह जाओगे, 5% में नहीं आ पाओगे। गलतियां सुधारना सीखना होगा। हो गई गलती, ठीक है, आशीर्वाद नहीं करूंगा, अब मेहनत करो। मेहनत के अलावा कोई भी सीक्रेट इस दुनिया में है ही नहीं। एक स्टूडेंट के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक इंसान के लिए जिसने इतिहास रचा है वो मेहनत से ऊपर उठा है। जिसने इतिहास रचा है वो मेहनत से ऊपर उठा है। जिसने इतिहास रचा है वो मेहनत से ऊपर उठा है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ना तो वो विघ्नता लिस्ट है, ना तो वो मजदूर लिस्ट है, ना तो वो यूट्यूब का वीडियोस है, ना तो मोटिवेशन है, ना तो वो फास्ट ट्रैक है, ना तो वो कुछ भी आप कर रहे हो। क्या तुमने मेहनत की? अरे सर लेक्चर देखा, अरे वो तो यूट्यूब ने एल्गोरिथम बना रखा है, टीचर ने अपने प्रमोशन के लिए वीडियोस डाल रखे हैं, टीचर ने मेहनत कर ली, तुमने मेहनत की नहीं? सर मैंने मेहनत नहीं की। तो बेटा जब तक तुमने मेहनत नहीं की, रिजल्ट की उम्मीद भी तुम मत करो। और यही सत्य है अर्जुन, यही सत्य है। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो कर्म करना होगा, अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंग्लिश की लाइन थी, स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ यू आर नॉट क्वालिफाइड। ये मत कहो कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। गुड इनफ और वर्थी। ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू। मुझे पता है कि आज तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अभ्यास करोगे तो एक दिन ज़रूर कर पाओगे। मुझे पता है
तुम आज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन तुम जरूर कर पाओगे। इसलिए हे कौनते, कौनते मतलब अर्जुन, ओके, हे कौनते, परिश्रम कर, अभ्यास कर। एक दिन वक्त तेरा आएगा, लोग का वक्त आता है, तेरा दौर आएगा। एवरीवन नो यू वेरी वेल। अगर अभी तक का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाके लिखना, सर इतिहास रचूंगा, मेहनत करूंगा, इतिहास रचूंगा, मेहनत करूंगा, इतिहास रचूंगा, मेहनत करूंगा। प्लीज़ दिल से मेहनत करिए, रोज़ मेहनत करिए। कुछ बच्चे देखते हैं, लाइक करते, कमेंट करने में, अरे सर लास्ट वीडियो में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। नहीं भैया, रोज़ करिए, ताकि मैं रोज़ गॉड ब्लेस यू बोलूँ। मान लो मैंने तुम्हें 100 वीडियो दी, एग्जाम्पल 100 वीडियो पे गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, तुम्हें मेरे अकाउंट में 100 गॉड ब्लेस यू ऐड हुए, और एक बार बस बोलूँगा, उसका बस एक ही ऐड हुआ, तो तुम भी अपनी दुआओं के खातों को बढ़ाओ। वो टीचर जो तुम्हें आशीर्वाद दे, जो तुम्हें पढ़ाए, वो आशीर्वाद तुम्हारे लाइफ टाइम काम होते हैं। माँ बाप और टीचर, इनके आशीर्वाद रोज़ इकट्ठा करो, ढंग से करो और आगे बढ़ो। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम में मैं आपको कुछ लिखवा रहा था, इसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवाता हूँ, क्योंकि आज मुझे इसके आगे ही एक्सटेंड करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं सर? जीएवी निकालते हैं, ग्रॉस एंड वैल्यू। ग्रॉस एंड वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देते हैं। तो हमने पहले सीखा जीएवी, ग्रॉस एंड वैल्यू निकालते कैसे, ठीक है। तो जीएवी कैसे निकालते हैं? स्टेप 1 फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किया आपने, विच एवर जो हायर है वो आ गया। नाउ स्टेप 1 है सर। अब स्टेप 2 पे आ गए। स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट इसको हम बोलते हैं। फिर स्टेप 3 में जो एक्सपेक्टेड रेंट आया उसको हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर। अब इसी टॉपिक को आगे मुझे कंटिन्यूएशन में बताना है। आज जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ये टॉपिक आपके माइंड में डाल दो, फिर आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था स्टार लगा रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए इसे सिखाने का, ठीक। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है सर। आइए लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। विथ एक्चुअल रेंट। देखो इसमें थ्योरी लिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल से आपको समझाऊंगा। मैंने क्या सिखाया? मैंने अभी आपको जनरल रूल सिखाया। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है सर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, और जो हायर होगा वो हमारा क्या होगा? जेवी, राइट। अब इसमें एक केस इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज वैकेंसी। अब हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे, पहले मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल की तरफ, फिर क्लियरिटी करूंगा। मान लीजिए एस्टिमेटेड रेंट आपका है 5,50,000। एस्टिमेटेड रेंट कितना है? 5,50,000। रेंट फॉर मंथ, पर मंथ का जो रेंट है लेट्स सपोज 50,000, ओके। एंड वैकेंसी, यहां पे उड़ाया वैकेंसी। वैकेंसी है सर 3 मंथ की। सर वैकेंसी है क्या? वैकेंसी मतलब हमने तो 12 मंथ रेंट पे लगाना था, लेकिन 9 महीने वो पर्सन रहा, 3 महीने की वैकेंसी। वैकेंसी मतलब 3 महीने नहीं रहा, तो 12 मंथ टोटल होता है। 12 में से 3 मंथ नहीं रहा, तो ऑक्यूपाइड कितना रहा? 9 मंथ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे तराजू में तोलेंगे जेवी। जेवी निकालने के लिए हम आपसे पूछेंगे कि भाई एक बात बताओ, एस्टिमेटेड रेंट कितना था? सर 5,50,000, ओके, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें साथ में चलेंगी, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, एक्चुअल रेंट कितना है? सर 50,000 पर मंथ है और 9 मंथ के लिए ऑक्यूपाइड रहा, मुझे 4,50,000 रिसीव हुए, ओके। वैकेंसी रेंट कितना है? ध्यान सुनना, वैकेंसी रेंट कितना है? मतलब अगर मान लो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होती, लेट आउट होती, तो कितना मिलता? तो सर 3 मंथ के लिए वैकेंट थी, ध्यान सुनना, 3 मंथ के लिए वैकेंट थी, तो 50,000 पर मंथ है, 3 मंथ के लिए वैकेंट थी, तो तुम्हें 1,50,000 मिल जाते।
अब मेरी बात को सुनो, समझो, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूँ हो सकता है तुम्हें हिट करे और बोलो सर क्या बोल दिया, इसलिए काइंडली मेक अटेंशन। एक बार ब्रीथ अच्छे से लो, फिर छोड़ दो, फिर एक बार, फिर छोड़ दो। अब ध्यान से सुनो, पूरा फुल फोकस, फुल फोकस, प्लीज 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 अटेंशन। फोन देखना बंद करो, साइड थॉट बंद करो, पानी पीना है तो पियो, मैं भी पी लेता हूँ कॉफी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना प्लीज। अभी तक तुमने सीखा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल रेंट कितना है 450 और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर 5,50,000। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना, असेसी क्या कह रहा है, सर अगर मेरा घर, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी फुल ईयर लेट आउट होती, ध्यान सुनना, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी, बोलो मेरे साथ, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी फुल ईयर लेट आउट होती तो शायद मैं आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा अर्न करके दिखा सकता था। कितना अर्न कर लेते सर, मैं अर्न कर लेता 6 लाख। आप जो बोल रहे हो ना 550, ये तो कुछ भी नहीं है। आई विल अर्न, मेरी जो जीबी होती 6 लाख होती, लेकिन मेरा जो किराएदार था वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता था, वो ब्रेकअप करके भाग गया, उसकी नौकरी नहीं लगी इसलिए चला गया, एनी रीजन, 3 महीने के लिए सर मेरा फ्लैट लेट आउट नहीं हुआ। क्या मेरी इसमें गलती है? नहीं भाई, किराएदार का मूड है यार, वो मेरे रिमोट में तो ना चलेगा भाई इस महीने का किराया अब नहीं रहना भाई, मैं जा रहा हूं। तो मेरे किराया कम आने की वजह वैकेंसी है। ध्यान सुनना, मेरा किराया कम आने की वजह, मेरी लेट आउट इनकम की वजह कम आने की वजह क्या है? वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना होती तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा कमाता। एक बार बोलो, अगर वैकेंसी ना होती तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा कमाता। यहां पे लिखो, अगर वैकेंसी ना होती तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा एक्चुअल रेंट होता। अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट ईआर से ज्यादा एआर होता। ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ई आर। क्लियर हो गया वाला कि भैया हमारा एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ई आर, वाई? ड्यू टू वैकेंसी। तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ये एक्सेप्शंस पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट कम है क्योंकि वैकेंसी थी तो जीएवी एक्चुअल रेंट होगा, ना कि ईआर। तो जीएवी क्या होगा? सो जीएवी इज एक्चुअल रेंट। तो हम किसको पिक करेंगे? 450 को। अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि ईआर और एआर विच एवर इज हायर इज जेबी, यानी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर जो होता है वो जेबी होता है। लेकिन अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अगर एक्चुअल रेंट कम है और कम रहने की वजह वैकेंसी है, ध्यान से सुनना, कम रहने की वजह वैकेंसी है, कम रहने की वजह वैकेंसी है, कम रहने की वजह वैकेंसी है, कम रहने की वजह वैकेंसी है। एक बार बोलो, कम रहने की वजह वैकेंसी है। अरे गा दो यार प्लीज, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे इस जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हिट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ रिपीट की जाती है, म्यूजिक डाला जाता है, फील किया जाता है, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन हो जाती है। तो बोलो एक बार मेरे साथ, कम रहने की वजह वैकेंसी है, कम रहने की वजह जिसको टैक्स में 100 में से 100 स्कोर करना है, कमेंट में जाके लिखना, कम रहने की वजह वैकेंसी है, कम रहने की वजह वैकेंसी है। ओके, ठीक है सर, एक केस और लीजिए। ठीक है जी, आप क्या तो ले लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेंट 5,50,000, रेंट
per month is 30,000. Okay, vacancy 3 month. अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बात कर रहा हूँ जीवी की. जीवी एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर? 5,50,000. अब यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट है वो कितना होगा सर? 30,000 मल्टीप्लाई में 9 सर 2,70,000. ओके, और वैकेंसी रेंट कितना होगा? वैकेंसी रेंट कितना होगा सर? वैकेंसी रेंट है हमारे पास 3 मंथ का, तो 30,000 मल्टीप्लाई में 3, 90,000. हाउ मच दिस इज? आई थिंक 3,60,000 अप्रॉक्स. यही होना चाहिए, गलत होगा तो प्लीज बता देना मुझे. 30,000 इंटू 3, ठीक है. सही किया ना मैंने? एक बार देखो, 9 मंथ एक्चुअल रेंट आया, 3 मंथ वैकेट, तो 12 मंथ हो गया. तो 3 इंटू, हाँ ठीक है सर. अब हमारा एसएससी आगे क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर के आगे, सर अगर वैकेंसी ना होती तो शायद मैं आपसे ज़्यादा कमाता. बोलते कैसे? मेरा तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 550, और तुम बता रहे हो 360 इन टोटल. यहां पे क्या है कि अगर वैकेंसी ना होती, ध्यान सुनना, अगर वैकेंसी ना होती तो भी लिखो, तो भी एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही होता, कम ही होता. सो जीएवी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट. तो जीएवी क्या होगी? जीएवी इज अवर एक्सपेक्टेड रेंट. सर दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला ये बोलता है कि भाई मैं कम इसलिए रह गया क्योंकि वैकेंसी थी. अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा रेंट जो था तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता, तो मेरा रेंट तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता, तो मेरा रेंट तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता, तो मेरा रेंट तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता, तो मेरा रेंट तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता. सेकंड केस में क्या है? भाई वैकेंसी तो है, लेकिन अगर वैकेंसी ना भी होती, तो भी, ध्यान सुनना, तो भी तुम्हारा टोटल रेंट कम ही है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही जेबी होने वाली है. ओके, गॉट इट सर. सर एक चीज बताओ, एक एग्जांपल और ले लो. हाँ, मान लो सर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट बराबर हो गए तो कोई बात नहीं, दोनों इक्वल है तो टेंशन वाली बात नहीं. एग्जांपल ले लेते हैं सर एक और. ओके, लो जी, एग्जांपल नंबर 3. एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल्स टू 6 लाख, रेंट पर मंथ इक्वल्स टू 50,000 पर मंथ. ओके, वैकेंसी इक्वल्स टू 3 मंथ्स. ठीक है, जीबी कैसे निकालोगे सर? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट. सर एक्सपेक्टेड है सर 6 लाख. ओके, एक्चुअल रेंट क्या है सर? 50,000 मल्टीप्लाई में 9 इक्वल्स टू 4,50,000. वैकेंसी सर कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स टू 1,50,000. आप चेक करो कि अगर इसको पूरे पैसे आ गए होते तो ये भी 6 लाख होता. हाँ, तो इस केस में हमारी जेवी है तो यही रहेगी, जेवी इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट. तो फॉर्मूला बना क्या सर? तो फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है, ध्यान सुनना, एक्सपेक्टेड रेंट अगर इक्वल टू और लेस देन है, ठीक है, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेटेड रेंट, तो इसमें आप क्या रखोगे? एग्जाम्पल 1 एंड 3.
तो इस केस में जेवी क्या होगी, एक्चुअल रेंट। इस तरीके से इसको याद रखो, आपको ऑलवेज ये याद रहेगा। इसी के साथ लिख लो। आपने बहुत अच्छा समझ लिया, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे सिलेबस भी करवाना है, वरना इसी पे एक 1 आवर लगा सकता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम राम दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 एक, राम 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 दो। चलो चलो जी, ये पेज ख़त्म हो गया। सिखाने के लिए भी बहुत सारे टॉपिक हैं आज के सेशन में। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने जीएवी निकालना सीख लिया, राइट। हमने सीख लिया जीएवी। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस तो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं तो एनएवी आता है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं तो एनएवी आता है, राइट। तो व्हाट इज म्युनिसिपल टैक्सेस, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही जाने वाला है म्युनिसिपल टैक्सेस के ऊपर। तो फोर्थ आपने लिख लिया था एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट पे यहाँ पे एक्चुअल रेंट से आपने कंपेयर कर लिया था, ठीक है। स्टेप 3 जीवी निकालना सीख लिया। तो एक्चुअल रेंट पे हमने एक कॉन्सेप्ट और लिखा जो आज हमने लिखा, बट अभी सीक्वेंस लास्ट जो आपके नोट्स चल रहे थे उसी के हिसाब से चलेगा। एक्चुअल रेंट तक आप लिख चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 5। समझ में आ गया 5 कैसे, एक्चुअल रेंट 4 था तो ये 5 होगा। लिखिए सर 5, म्युनिसिपल टैक्सेस। सर व्हाट इज म्युनिसिपल टैक्सेस, पहले इसका मतलब समझते हैं, राइट। आइए लिखिए ना, ए डॉट, इट मीन्स taxes which are recovered by municipality, local authority, ग्राम पंचायत। It is also known as
प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, या फिर लोकल टैक्स, ईटीसी। यहाँ पे ना ऊपर ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, उसके बाद लोकल टैक्स। ठीक है सर, आपने लिख दिया, समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगा। पहला मीनिंग समझते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? टैक्सेस विच आर रिकवर्ड बाय, यानी जो, अगर आप ग्राम में रहते हो, गांव में, तो वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस आपसे ले जा रहे हैं ताकि ग्राम को मेंटेन किया जाए। लोकली जैसे आपका कूड़ा वगैरह, गार्बेज वगैरह कलेक्ट किया जाता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, आपको वाटर सर्विस दी जाती है, जो भी सर्विस दी जा रही है उसके लिए आपकी टैक्सेस लिया जाता है। कि गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम्हारी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तुम्हें कोई दिक्कत होगी हमारी पुलिस के पास जाओगे तो हमें भी तो कुछ चलना चाहिए हमारी मेंटेनेंस के लिए, तो वो आपसे टैक्सेस ले रहे हैं। कौन लेता है सर? लोकल अथॉरिटी लेती है, म्यूनसिपैलिटी लेती है, ग्राम पंचायत लेती है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और लोकल टैक्स भी कहते हैं। तो ये ना ग्राम पंचायत, ये वर्ड यहाँ पे कट कर दो, हेडिंग में ही रहने दो इसको। इससे क्या है, लाइन कम हो जाएगी, क्योंकि हमने हेडिंग में लिख लिया इसको क्या क्या कहते हैं, तो फिर अलग से पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी। इट मीन्स टैक्सेस विच आर रिकवर्ड बाय म्यूनसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, इट इज। और भी कोई हो सकता है भाई, मुझे ना पता हो। वैसे बुक में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, किताब में भी नहीं आएगा, ये बस नॉलेज के लिए। ओके, नाउ बी, इट इज अलाउड ओनली इफ it is paid by owner। यहां पे लिखना रेड कलर से, एंड इफ इट इज पेड बाय, इफ इट इज पेड बाय टेनेंट देन नॉट अलाउड। क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझो। अगर मालिक, जो उस घर का मालिक है, अगर वो पे करेगा तब तो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर टेनेंट पे कर रहा है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। याद रख लेना प्लीज, एमसीक्यू इस पे बनेगा, एमसीक्यू बनेगा सर इस पे। एक इस पे इसी का एक सिमिलर आता है, इंटरेस्ट लोन, उसका एक अलग पॉइंट है, सेम ऐसा ही, लेकिन उस पर अलग है, उस पर अलग तरीके से चलता है, यहाँ अलग है। यहाँ इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बाय द ओनर। अगर ओनर पे करेगा म्युनिसिपल टैक्सेस तो ही लेस है, अदरवाइज लेस नहीं होगा। ठीक है। सी, इट इज allowed when actually payment is made if not paid then not allowed। मान लो आपका म्युनिसिपल टैक्स पे करना पेंडिंग है, आपका म्युनिसिपल टैक्स पे करना पेंडिंग है, ध्यान सुनना, आपका म्युनिसिपल टैक्स पे करना पेंडिंग है, आपका म्युनिसिपल टैक्स पे करना पेंडिंग है, और आप सोच रहे हो कि मैं डिडक्शन ले लूँ, तो अलाउ नहीं होगा। अलाउ कब होगा? व्हेन यू एक्चुअली पे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। एग्जाम में इस पर एडजस्टमेंट आती है, प्लीज़ इस पर स्टार लगा के रखना। ये एडजस्टमेंट आने वाला पॉइंट है और ये एमसीक्यू आने वाला पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो नहीं होते मैं स्टार नहीं लगाता, अगर मैं लगा रहा हूँ यानी आपको याद रखना है। जब मैं ऑडियो रिवीजन क्लिप करूँगा मैं हाईलाइट भी करूँगा, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना। एक पॉइंट और लिखो, मान लो एक क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, वो परसेंटेज में देते हैं इसको। मैं आपको शो करता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रामा रामा रटते रटते, एक सेकेंड रुको। बीती रे उमरिया, ये देखो इस क्वेश्चन में, ये आज हम डिस्कस भी करेंगे अगर टाइम मिला तो।
इस क्वेश्चन में 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखा है, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस। अभी इसको क्वेश्चन को आज हम करेंगे अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज करना ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब इसने 10% बोल दिया। अगर वो बोलता क्वेश्चन में कि ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10%, मान लो क्वेश्चन बोलता 10% म्युनिसिपल टैक्सेस, तो क्वेश्चन आता सर किसका 10%, जीएबी का, एनएबी का, किसका? तो याद रखना जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन बोलेगा कि म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में गया है तो म्युनिसिपल वैल्यू का होता है। किसका होता है? म्युनिसिपल वैल्यू। तो आपका ये था ना एक म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यू जो रहेगी उसका 10%। तो इसमें म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर? इस पे म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर? म्युनिसिपल वैल्यू से 1,30,000, तो 10% ऑफ 1,30,000 कितना हो जाएगा सर? 13,000। जरा चेक करो क्वेश्चन में, 1,30,000, 13,000। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? मैं इसको रब कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, बाद में आपको डिस्टर्ब ना हो, बट अभी दिमाग में रख लेना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो परसेंटेज किस पे अप्लाई करोगे? म्युनिसिपल वैल्यू पे। कई बार बच्चा गलत कर देता है, जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ा है मेरे साथ पहले चैप्टर में, तो किसका? जैसे आप पढ़ते थे सरचार्ज, टैक्सेस ऑन टैक्सेस, तो बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता था, उसके बाद लास्ट में लगता था। कई बार क्या होता था टोटल करके भी आप लगा दो तो गलती हो जाएगी, तो उस जगह मिस्टेक नहीं करनी प्लीज़, ठीक है। बाकी हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस के दौरान। क्वेश्चंस तो बहुत सारे अभी, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बना दूं। चलिए सर, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। चलो जी, एक लास्ट पॉइंट, इफ it is given in percentage form, then it should on municipal value। तो आप इसे म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, आप इसे म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसे लिख लो, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः। चलिए सर, आपने लिख लिया। अब एक बार ज़रा बुक पे देख लेते हैं कि क्या बातें मैंने बुक्स में मेंशन की है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको करवा रहा हूँ और बुक में ना हो, जी बिल्कुल बुक में है। और जितने भी स्टूडेंट्स बुक से पढ़ रहे हैं, आइए मैं आपको टैली करा देता हूँ। देखो, पहली चीज़ जो मैंने आपको वैकेंसी वाला केस समझाया, मैंने कहा कि एक्चुअल रेंट आपका ग्रेटर है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट ही जीबी होगा। बट अगर आपका एक्चुअल रेंट, ध्यान सुनिएगा, अगर एक्चुअल रेंट आपका कम है, लेट सपोज 80,000 एंड 1 लाख, तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। क्या वैकेंसी थी? अगर वैकेंसी थी तो एक्चुअल रेंट आपका क्या हो जाएगा? जीबी। मान लीजिए 80,000 होने की वजह क्या थी? वैकेंसी। अगर 80,000 नहीं होता तो मेरा क्या होता? 1,20,000। तो वैकेंसी की वजह से, ध्यान सुनना, वैकेंसी की वजह से ये दिक्कत आई है। अगर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ अदर रीजन, कोई अदर रीजन था, लेट सपोज कि अगर वैकेंसी नहीं होती तो भी सिर्फ मैं 90,000 ही मेरा जीबी होता, और ऐसे क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट इज 1 लाख, तो भैया अगर वैकेंसी नहीं भी होती तो भी तो तुम्हारा 90,000 था, तो फिर हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज जीबी। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी है बहुत सुंदर तरीके से। तो जिनके पास बुक है आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अगर आप लिख चुके हो तो कोई बात नहीं है। ओके सर, म्युनिसिपल टैक्स वाला पॉइंट पढ़ाओ ना। ये देखो,
म्युनिसिपल टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स भैया इसे हम हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड बाय म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत। प्रॉपर्टी टैक्स आर अलाउबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीबी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहला कि असेसी ऑनर होना चाहिए और इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल आपने पे करना होना चाहिए। सर आपने जो लिखवाई थी इससे थोड़ा अलग है। अरे वही बातें लिखवाई है मैंने, वैसे लिखवाई है बुक में थोड़ा सा और स्टैंडर्ड। देखो बुक अलग अलग टीचर पढ़ेंगे, कोई ऐसा बच्चा ही पढ़ेगा जो पहले से कहीं से पढ़ रखा है, तो उसको पता चलना चाहिए ना मास्टर ने मेहनत की है बुक पे, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश विंग्लिश सब बहुत बच्चे हैं बढ़िया से। मैंने आपको पहले बोला अगर आप बोर्ड ग्रुप कर रहे हो और 30 डेज 20 डेज में टैक्स कंप्लीट करने की सोच रहे हो तो बुक से करना, टाइम बचेगा और आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। तो आप नोट्स बना के करो। द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्सेस विल बी अलाउड ओनली इफ द एक्चुअल पेमेंट बाय द ऑनर, उसने सच में पेमेंट की है तो, ठीक है, सच में पेमेंट की है तो। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मान लो आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया थी, टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इज डिडक्टेबल। मान लो आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया थी तो क्या उसका म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा? हाँ, जो उस कंट्री ने लगाया वो, ठीक है। ये एक स्टार पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखवाया, तो मैं इसे लिखवा भी नहीं रहा हूँ। जिसको लिखना है लिख लो, मैं 5 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। राम 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 राम, एक बुक में कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। अगला है जी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। मान लो उस घर में तुम खुद रह रहे हो या अनऑक्यूपाइड है, या मतलब कोई नहीं रह रहा। प्रॉपर्टी फॉर विच एनुअल वैल्यू इज निल, जिसकी एनुअल वैल्यू क्या है? निल है। डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस विल नॉट अलाउएबल। मान लो ये फ्लैट, ये स्टूडियो में खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या म्युनिसिपल टैक्स अलाउ होगा? जी नहीं होगा। ओके, ये म्युनिसिपल टैक्सेस आर गिवन ऑन द परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बेसिस, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक। तो जो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी वो है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को लिखना है तो लिख लो। एक दो बातें ये बुक में एक्स्ट्रा है। क्या ऐसा होगा? सर होगा, एक आध जगह हो सकता है, ठीक। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। बाकी क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखो एक फॉर्मेट है कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, ये बुक में है, ये धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ आप करते चले जाओगे। सर उसने बोला कि डीम लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखो जिसकी वैल्यू निल है, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर निल है तो इस पे देखो आपका जे भी आ गया निल, म्युनिसिपल टैक्सेस भी निल होगा। यही मैं आपको वहाँ पे लिखा हुआ था पॉइंट पे कि अगर आपकी जे भी निल है तो म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होंगे, और ये सिर्फ तब होगा ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो, ठीक है। ओके, ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाकी लेट आउट और डीम लेट आउट अभी सेम कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, वो अभी मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है वो मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ डायरी में, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है। अगर कोई लिखना चाहता है कि नहीं सर आपने हमें धोखा दिया है, सब कुछ लिखवाओ, तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये है। अगर बुक नहीं ली है तो, बुक ली है तो मार्क कर लो, बुक नहीं ली है तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला फॉर्मेट बना सकते हो। अगर नीडेड है तो लिख लो। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। और मुश्किल से बुक कितने की होगी? 700 रुपये से 1000 रुपये की होगी, लेकिन उसमें सारी चीज़ लिखी है विथ क्वेश्चन बैंक। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर 1000 रुपये में 100 नंबर मिल रहे हैं तो भाई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि भाई बुक ले लो बुक ले लो, वरना आपको लगेगा ये सीरीज़ ही सर ने अपनी बुक बेचने के लिए बनाई है। नहीं, ये हेल्प के लिए बनाई है। लेकिन लेटली कभी भी अपने पेरेंट्स की हेल्थ और अपने माइंड की इन्वेस्टमेंट दोनों पे कभी भी खर्च करने से पहले सोचना होता है। और एक और, गरीब का ध्यान, गरीब में के दान में आपका जानवरों को खिलाना भी आता है। डॉग्स हो गए, काउस हो गए, उन्हें खिलाओ प्लीज़, सर्व करो, सर्व फर्स्ट, ओके। दूसरों को दो, उसके बाद खाने की सोचो। तो कुछ मामलों में खर्चे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो मैं पता नहीं कितनी ऑथर्स की बुक भी पढ़ता हूँ, मैं आउट ऑफ सिलेबस भी बुक पढ़ता हूँ। मेरे पास कभी आप मिलोगे स्टूडियो वालों को दिखाऊंगा, मेरे पास हज़ारों किताबें रखी हुई है, खुद की लाइब्रेरी है। तो करने दो यार, करो, पीछे मत हटो, सीखो, सीखने में कभी पीछे मत हटो। अगर आपको लग रहा है 1000 रुपये बहुत हाई है बुक के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी ये बुक 10,000 की भी होती है और मुझे टीचर मेरा समझ में आ रहा था तो मैं करता, क्योंकि यार मुझे लाइफ में कुछ बनना है। इट्स ए इन्वेस्टमेंट फॉर मी, और इसके बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कुछ और होगा। अगर तुम उसे कनेक्ट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, लेक्चर्स में एंजॉय कर रहे हो, तो बुक की वैल्यू कुछ भी नहीं है सर। लेकिन हमें लग रहा है थोड़ी सी महंगी है, या फिर रिजल्ट देखने के बाद हम फेल हो गए ना तो खरीदेंगे। सोचो आपकी मेंटलिटी सोचो, फेल हो गए तो खरीदेंगे। खुद पे भरोसा नहीं, अगर बुक रही भी
तो तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएगी, तुम्हारे रिवीजन में काम आएगी, तुम्हारे सीए फाइल में काम आएगी। अरे सर मेरे पास पहले से बहुत बुक है, आपकी मर्जी है। बट एक चीज़ कहूँगा, लाइफ में कभी भी ऊपर उठना है तो इन्वेस्टमेंट से मत डरना, चाहे वो बुक की इन्वेस्टमेंट हो, लर्निंग की इन्वेस्टमेंट हो। लर्निंग इज़ द फेज़ जो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। जो मैंने बोलता फेज़ 1 में मेहनत करो, फेज़ 2 में करो, फेज़ 3 में करो, करनी तो 100% करेगी। एक में तुक्का लग जाएगा, अगले में निचोड़ लिया जाएगा तुम्हें। इसलिए हर टाइम अपनी मेहनत 100% लो। बाकी प्रमोशन नहीं है बुक का, बट लिटरली अगर सेक्रीफाइस करके बुक बनती है तो ज़रूर लेना। कभी भी किताब पढ़ने से, दान करने से और माँ बाप के लिए कभी पीछे मत हटना। एक टाइम की बात है, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें, पता नहीं कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे डाल के 2000 रुपये लिए। पेरेंट्स डे था, है ना, फादर्स डे था, तो पापा तो केक काटते नहीं, तो मैंने एक लिफाफा लिया अपना। देखो कुछ भी किया हो सुनाओ मत, लेकिन मैं टीचर होने के नाते सुना रहा हूँ। कान इसलिए पकड़ रहा हूँ कि नेगेटिविटी ना आए मेरे अंदर, घमंड ना आए, इसलिए कान पकड़ रहा हूँ कि मैंने ये किया। मैंने क्या किया, एक लिफाफा लिया, उस पर डियर लविंग डैड करके उसमें 501 रुपये डाले। थे नहीं मेरे पास, 200 उधार लेके किया, क्योंकि यार हम वो हमारे लिए लाइफ टाइम करते आए, तुम कभी तो करो सर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे ना होने के बावजूद मैंने किया। 2000 रुपये थे, 1500 रुपये मम्मी को दिए, क्योंकि वो तो अपने ऊपर कभी खर्च भी नहीं करती। कभी भी पेरेंट्स के लिए, बुक्स के लिए, काउस के लिए, एनिमल्स के लिए, इस प्रकृति के लिए कुछ भी करना हो, पेड़ एक लगाना हो, पौधा लगाना हो, कभी मत सोचो कितना महंगा है, कर डालो। किसी जानवर को कुछ खिलाना हो, गाय दिख गई भूखी है, 1 किलो आलू खरीद के खिला दो। कुत्ता है, रोटी तो खाएंगे नहीं, ब्रेड खरीद के खिला दो, बिस्कुट खरीद के खिला दो। सेवा करो यार। तुम कहते हो मैं ऊपर उठता नहीं, ऊपर उठने वाले पहले काम तो करो। भगवान खुद सेलेक्ट करेगा कि इस बंदे के अंदर दम है, इसको पकड़ो। बेशक बुरा वक्त आएगा, लेकिन यूँ हंसते हुए निकल जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसकी कृपा बहुत बड़ी चीज़ है। रुकना मत मेरे दोस्त, रुकना मत, करते जाओ। सारी चीज़ कम्युलेट हो रही है, तुम्हारा हार्डवर्क भी, तुम्हारा अंदर का जो भी प्यार मोहब्बत है, सब एक्यूमुलेट हो रहा है। और एक दिन जिस दिन वो वृक्ष बनेगा, पूरी दुनिया बोलेगी इसका जैकपॉट लग गया। जैकपॉट नहीं लगा, ये वो मेहनत थी जो शुरुआत से हम लोग कर रहे थे। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जाके बोलना यस सर, आज से हम करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माइंड सेट इन्वेस्टमेंट के लिए और एनिमल्स के लिए। सीखो। मैंने आपको पहले ही बोला था अपने लेक्चर्स में कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल का इंसान बनाऊंगा ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों। ठीक है सर? ओके सर, हाफ टाइम निकल गया, कोई नहीं, बहुत कुछ सीखा आपने। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज, हम पढ़ेंगे डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक तो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और इसी के बाद सेक्शन 24 के बाद मैं आपको गाइड करूंगा एंड एडमिसल डिडक्शन, सेक्शन 25। यानी 24 बोलता है कि मैं कौन कौन से खर्चे अलाउ करता हूँ, और 25 बोलता है मैं कौन कौन से खर्चे अलाउ नहीं करता हूँ। 24 बोलता है मैं कौन कौन से खर्चे अलाउ करता हूँ, और 25 बोलता है मैं कौन कौन से खर्चे अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है? ओके सर, क्या क्या है ये? सर ये चार्ट वगैरह बनोगे? हाँ, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बनाऊंगा, बुक में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डालना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है सर, क्या अच्छा है, बुक या नोट्स? पहले नोट्स से दिमाग में फीड कर लो, फिर बुक्स अच्छी है, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, आज डिस्कस करके दूंगा, ये मैं लिखवा नहीं सकता भाई, मैं डिस्कस ही करूंगा। सर मेरे पास स्टडी मेट है, देख लो आप, इतना मोटा स्टडी मेट पढ़ना है या ये 300-400 पेज की बुक, आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपकी जगह होता और मुझे मज़ा आ रहा होता तो डेफिनेटली आई विल क्रैक। तो सर आइए नोट्स पे चलते हैं। अब हम चलेंगे अपने नोट्स के ऊपर। राम 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 एक, ठीक है। तो मैं अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 एंड 7 करा रहा हूँ, 5 क्यों नहीं करा रहा? फॉर्मेटेड, ठीक है। 5 बुक से कर लेना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है वो आप देख लेना, ठीक, ओके। और हाँ, एक फॉर्मेट तो ये भी मैंने आपको लिखवाया था ना यहाँ पे। तो अभी तक हम कहाँ तक आ गए? हमने जीएबी समझ लिया, म्युनिसिपल टैक्सेस समझ लिया, जीबी में से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दिया, यानी 1 2 1 - 2, वी हैव 3। अब 3 में से हम डिडक्शंस लेस करेंगे, डिडक्शन अलाउड। तो 2 टाइप की डिडक्शन आपको फॉर्मेट में दिख रही होगी, एक है 24A 30% और एक है 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसको अभी हम समझने वाले हैं, टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा दिमाग भी लगे, तो यूज़ करना, ठीक है, ओके ठीक है, ओके। और 1 मिनट, हमारा नेट खर्च हो रहा है भाई, वाईफाई ऑफ कर दें। रामा रामा रटते रटते, सेक्शन 24। मैंने अब तक आपको कुछ सेक्शन याद कराए क्या? हाँ, एक था हमारा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ सेक्शन याद करो 24,
याद हो जाए तो 25 याद करना, इन एडमिसिबल डिडक्शन, यानी जो डिडक्शन अलाउ नहीं होती वो 25 में है, और जो अलाउ होती है वो है 24। सो 23 होता है कंप्यूटेशन का, उसको रट्टा मत मारो, वो कभी पूछना भी नहीं ना लिखना है, बस दिमाग में डालो 23 होता है कंप्यूटेशन का। ठीक है, ओके। रामा रामा रटते रटते, लिखना कॉन्सेप्ट, नंबर 6 एंड 7 मैं एक साथ ही करा रहा हूं, ठीक है। एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू में एक हमारे पास डिडक्शन, सेक्शन 24, डिडक्शन कहां पे मिलेगी 24, और इसका मैं नाम रखता हूं इन एडमिसिबल डिडक्शन। क्या नाम था उसका, इन एडमिसिबल, हाँ इन एडमिसिबल, नाम भी कितना खतरनाक रखा है इसे, इन एडमिसिबल डिडक्शन, कि ये खर्चे हम अलाउ नहीं करेंगे। इसको अगर सिंपल लिखना है तो लिखना एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये खर्चे अलाउ नहीं होंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखना एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड, ठीक है। इसका सेक्शन है सेक्शन 25, इसलिए मैंने कहा दोनों को साथ साथ लिख देते हैं। ओ ठीक है, एनुअल वैल्यू, कॉन्सेप्ट नंबर 6 एंड 7 को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो 24 में दो खर्चे अलाउ हैं आपके, ठीक है। एक है आपका अलाउड, इस पर भी मैं नोट बनाऊंगा प्रॉपर, अभी मैं बस चार्ट बना के दे रहा हूं आपको। यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस अलाउ हैं, एक है 24A, दैट इज 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू अगर है तो, अगर जीरो है तो जीरो का 30% जीरो ही होता है। और एक 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। और है इन एडमिसिबल डिडक्शन एक्सपेंसेस 25, ये आपको गाइड करता है TDS इफ TDS नॉट पेड, अगर आपने TDS पे नहीं किया है, ठीक है, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉट अलाउड, तो आपका इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो अलाउड नहीं होगा। मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, वैसे अभी अब इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, हो सकता है आज का पूरा सेशन ही इसी पे चली जाए, बट नो इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत अच्छा पढ़ा है और बहुत अच्छा हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है विद इन 2 to 3 लेक्चर, नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर ऑलरेडी फिनिश, जो मेहनत है यहीं पे। उसके बाद आप बताना क्या स्टार्ट करना है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, PGBP या सैलरी, आप जो बोलोगे, आप मेरे खुदा हो मालिक, आप बोलो क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये चार्ट छोटा सा बना लो, फिर मैं एक एक करके स्टेप आगे स्टार्ट करता हूँ। रामा राम, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्यों नहीं लिखा, बोलो बोलो, क्योंकि उसमें फॉर्मेट था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें सब कुछ निल होता है, बस ये याद रखना। और उसमें हमने क्या सीखा था कि आपका म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होगा इन केस ऑफ आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो MCQ में पूछा जा सकता है, प्लीज मार्क कर लेना। आइए से लिखो, राम 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 एक, राम 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 दो। ये चार्ट बुक में क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पहले दिमाग में नहीं था, अभी पढ़ाते पढ़ाते आया तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते बना दिया आपको। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, ठीक है, ओके। अब मैं सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ, सेक्शन 24, डिडक्शन अलाउड, मतलब कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। तो हाउस रेंट में बस 2 ही खर्चे अलाउ हैं भाई, डिडक्शन अलाउड 2 ही खर्चे अलाउ हैं। एक है 30% NIV फ्लैट,
और उसके बाद 24B। तो पहला है 24A। मैं इसी के नाम से हेडिंग लिख रहा हूं ताकि सेक्शन याद रहे। 24A क्या बोलते हैं? 30% ऑफ NAV एज डिडक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, इफ NAV इज नील, ठीक है, देन 30% नॉट अलाउड। अगर नील है तो उसको क्लेम ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करके, मान लो जीरो है कोई, जीरो मल्टीप्लाई करके 30% करोगे तो वो भी तो जीरो ही होगा। तो क्लेम ही क्यों कर रहे हो कि भाई मैं 24A लिया था? बोलो ही मत मैंने लिया था, बात खत्म। तुम्हें पता है कि वहां जाने पे खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा, फिर भी वहां जाके कह रहे हो भैया खाना दे दो, तो खुद की इंसल्ट करा रहे हो ना। बोल दो नहीं खाता मैं, मेरी मर्जी नहीं। स्मार्ट बनो, ठीक है, ओके। इसी में एक आता है असेसी ऑलरेडी क्लेम्ड, ऑलरेडी क्लेम्ड 30% of NAV. So expenses, so लिखना, these expenses are not allowed, these expenses are not allowed। तो भैया ये वाले खर्चे जो हैं वो अलाउ नहीं होंगे। So these expenses will not allowed, are not allowed। कौन कौन से खर्चे सर अलाउ नहीं होंगे? देखो, पहला लिखो सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा अलाउ नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के चार्जेस सर आपके लगते हैं? जी बिल्कुल लगते हैं। अराउंड 3000 to 4000 पर मंथ पर फ्लैट लगते हैं। आपका हो सकता है ज़्यादा हो, मेरा इतना ही है, ठीक है। पार्किंग चार्जेस सर, मेरी कार ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, सोसाइटी के बाहर खड़ी होती है, पार्किंग चार्ज लगते हैं। ओके, कितना सर? 1000 पर मंथ। ओके सर, ये खर्चे अलाउड है? नहीं। क्यों नहीं अलाउड है? तो आप साफ बोलो, अबे 30% क्या तेरे को वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट खरीदने के लिए दिया था? 30% इसलिए दिया था क्योंकि तुम दुनिया भर के खर्चे सुनाओगे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया 30% फ्लैट दे रहा हूँ मैं, इसके बाद आगे आ गया ना तो एक चमाटा मारूंगा, चल गेट लॉस्ट। 30% ले लिया ना, अब ये सब चुन्नू मुन्नू लेके आना मत मेरे पास। सर हमने ना फ्लैट का इंश्योरेंस कराया, घर का इंश्योरेंस कराया, 30% दिया ना, किस लिए दिया था? ओके ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। सर हमें पानी पीना पड़ता है सर घर में। अरे भाई 30% किस लिए दिया? ठीक है सर, लिफ्ट का मेंटेनेंस चार्जेस 30% किस लिए दिया? एक ही क्वेश्चन बोलता है, ए सुन क्या रे, 30% काय को दिया रे? इसीलिए तो दिया था। आप करने, लेकिन सर हमारा खर्चा तो और ज़्यादा है, नॉट अलाउड। 30% तक बोल दिया बस, इसके बाद नॉट अलाउड, ठीक। ओके, तो सर 24 इतना में ख़त्म हो जाता है आपका। आओ, नहीं लिखा? लिख लो। चार्ट का मैंने टाइम दे दिया था, यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। सर ये बुक में लिखवाया? लिखवाया। मैं 24 25 एक साथ करा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है जी 24A के बाद 24B। 24A में तो आपको डायरेक्ट याद रखना 30%, बाकी ये खर्चे अलाउ नहीं होते। कोई भी खर्चा दिखा नॉट अलाउड, सिंपल। 24A, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 24B। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा दिमाग वाला भी है। याद रखना, माइंड चाहिए, बिना माइंड के नहीं समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लिख लिया ना आपने यहाँ तक? ओके। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम,
ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। बस मुझे 25 तक ख़त्म करा देना। 25 तो 2 लाइन का है, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म। क्वेश्चंस भी हैं 2-3 अभी करवाने हैं, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन allowed as deduction if the loan is taken for the purpose of house property, that is purchase, construction, repair, renovation. Sir, what is this? This is means हुआ हुआ. Sir, what is हुआ हुआ? ओके सर, बोरोड कैपिटल क्यों? सर हम पैसा उधार क्यों ले रहे हैं? सर आपकी अपनी औकात नहीं है सर, क्यों उधार पे ले रहे हो? देखो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक, जो प्रिंसिपल पेमेंट करोगे तुम 80C टू 80U एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें 80C में लिखा है जो प्रिंसिपल पेमेंट होती है लोन की, वो भी तुम लेस करा सकते हो 80C टू 80U में। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तुम यहाँ अलाउ कर सकते हो। और ज़्यादा एक सेक्शन आप पढ़ोगे 80C टू 80U में, अगर 30,000 भी वहाँ रिकवर नहीं हुआ तो हमारे सेक्शन में आ जाना, हम अलाउ कर देंगे। सर अलाउ होने का फ़ायदा क्या है? तुमने 8 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है, तुम 8 लाख रुपए खर्चा दिखा दोगे तो इनकम कितनी पे, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 0। 50 लाख की इनकम है, 10 लाख फ्लैट पे, इंटरेस्ट पे, इन सब पे खर्च होगा, कितना पे करना पड़ेगा? सर 40। 10 लाख का रिबेट तो मिल जाएगा एक तरीके से, तुम रिबेट नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, डिडक्शन तो मिल जाएगा। जितनी इनकम कम होगी उतना ज़्यादा कम टैक्स होगा। तो दिस इज द प्लानिंग एडवाइज बाय द CMA, CS एंड CA टू देयर क्लाइंट कि कैसे अपना टैक्स रिड्यूस करें। तो इसलिए कहा जाता है लोन पे लो। सर कैश पे औकात है सर, टाटा साहब यूँ खरीद लें, यूँ खरीद सकते हैं, फिर भी लोन पे लेंगे, पूछो क्यों? इंटरेस्ट का खर्चा माफ। समझो आप, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, आप जब पढ़ोगे तो उसमें कहा जाता है कि इंप्लॉइज और बिजनेसमैन में यही फर्क होता है। बिजनेसमैन अपनी टैक्स की प्लानिंग करके रहता है, भाई मेरा टैक्स बनने वाला 5 लाख, ठीक है, FD करा ले, स्कूल की फीस भरी गया, LIC वगैरह किए गया, इंश्योरेंस वगैरह किया गया, मम्मी का इंश्योरेंस, पापा का इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस। दे हैव प्लानिंग दैट हाउ टू रिड्यूस द टैक्स। उन्हें कितना टैक्स पे करना है बिजनेसमैन डिसाइड करता है, बट सैलरी एम्प्लॉयड ये डिसाइड नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो लोन क्यों लिया आपने? औकात नहीं थी बाबू, औकात नहीं, दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। औकात तो बहुत है, तभी तो तुम्हारे साथ है। हाँ, औकात नहीं होती तुम होते। मैंने लास्ट पॉइंट में पढ़ाया था पावर वाला पॉइंट, पावर है तभी लोग साथ हैं। ओके, तो लोन क्यों ले रहे हैं? टैक्स प्लानिंग के लिए ले रहे हैं। अच्छा, लोन किस किस लिए ले सकते हैं? रिपेयर के लिए ले सकते हो, रिपेयर, रिनोवेशन, रिपेयर। सर अरे सर जी, कुल दीवार झड़ ना रहा है, भोजपुरी में बोलते हैं, अरे कुल दीवार झड़ रहा है। एक भाभी हमारी बोलती है कुल दीवार झड़ रही छी, पता नहीं कैसे बोलती है मैथिली, आई डोंट नो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है तो आई डोंट नो। तो दीवार झड़ रही है सर, गिर रही है, तो रिपेयर करवाना है सर, 2 लाख रुपए दिलवा दो, ले लो आप, बैंक पे जाओ। ओके, रिनोवेशन कराना है सर, हम सोच रहे हैं ना 1 फ्लोर और बन जाए, एक पार्टीशन दीवार का लग जाए, थोड़ा सा और बढ़िया से हो जाए। अच्छा सर, हमें ना एक घर के ऊपर 1 फ्लोर के ऊपर 4 फ्लोर बनाने, कंस्ट्रक्शन करना है। अच्छा सर, परचेज करना है सर। अच्छा, तुम्हें जिस भी पर्पस के लिए लोन चाहिए, वी आर हेयर, कम हेयर 24B, तुम्हें इंटरेस्ट जो है उसका डिडक्शन मिलेगा। और सर प्रिंसिपल अमाउंट का 80C टू 80U वहाँ पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। पता नहीं क्यों बच्चों को डाउट, डर लगता है, नहीं समझ आता। मैं हर एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, एक से एक बातें सुनाऊंगा, तुम्हें अपने आप रट जाएगा यार। बस लाइक करते रहना, कमेंट में थैंक यू बोलते रहता। हाँ ठीक है सर। सर एक बात बताओ, ये जो लोन है किस किस से ले सकते हैं? अपनी वाइफ से ले सकते हैं, हाँ, अपनी एक्स से ले सकते हैं, हाँ, अपनी फैमिली से ले सकते हैं, हाँ, अपने अंकल से ले सकते हैं, हाँ, अपने पप्पा से ले सकते हैं, हाँ, अरे किसी से ले लो, बट ऑनलाइन लेना, कैश मत लेना। ऑनलाइन लोगे क्योंकि कैश तुम प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो मानेंगे भी नहीं असेसिंग ऑफिसर। ऑनलाइन लो चलेगा, ठीक है। लोन मे बी टेकन
फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रेंड्स, फैमिली, ईटीसी। सर इसमें आप एक्स का नाम नहीं लिखे, अभी ईटीसी में लिख दिया ना, क्या चाहते हो? तुम्हारे पापा मेरे पापा, थोड़ा इज्जत से ईटीसी लिख दिया ना, समझा करो। किसी से भी लो, ऑनलाइन लेना, मतलब ऑनलाइन होना चाहिए, कैश का नहीं। 10,000 रुपये भी कैश नहीं चलेगा। अभी तुम पीजीबीपी एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें देखोगे तुम कैश नॉट अलाउड, कैश एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। इफ देयर इज अ कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। लोग करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर इनकम टैक्स ऑफिसर से पूछो आप, असेसी ऑफिसर, वो कहेगा डिसअलाउड। ओके, ठीक है सर। हाँ, आप हमें कॉन्सेप्ट सिखाए थे, क्या क्या सिखाया मैंने? सर म्युनिसिपल टैक्स में सिखाए थे। क्या सिखाया? आप म्युनिसिपल टैक्स में बोले थे कि म्युनिसिपल टैक्स पे होगा तो अलाउ होगा, और नहीं पे किया तो नहीं होगा म्युनिसिपल टैक्स। बट यहाँ पे कहानी दूसरी है, तुम नहीं भी पे करोगे तो अलाउ है। क्यों? क्योंकि बैंक आपको ज़्यादा टाइम देगा नहीं, 3 to 6 मंथ देगा, और अगर तुमने नहीं पे किया तो तुम्हारा घर बार लेके चला जाएगा बैंक। इसलिए वहाँ पे लॉ को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि तुम हमें इधर चूना लगा सकते हो, वहाँ नहीं लगा सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने का असेसी बोलता है सर मैंने पे नहीं किया, कोई बात नहीं, तो डिडक्शन ले बेटा, कोई बात नहीं। कितने दिन लेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना। फिर बैंक वाले आके तेरी बजा देंगे, तेरे हाथ से तो घर चला जाएगा, मेरे हाथ से तो 10-5 हज़ार रुपये जाएंगे बस। समझ रहे हो आप मेरी बात? ओके, लिखना इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस whether paid or not। मैं तुमने पे किया है नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता है गजोदर भैया। ओके सर, हाँ बोलिए। सर मेरा ईवाई जाना था, कितना जाना था सर? 30,000 रुपये। अच्छा, कब जाना था सर? 7th ऑफ एवरी मंथ, 7th ऑफ एवरी मंथ। ओके, लेकिन सर एक दिक्कत हो गया सर। क्या सर? उस दिन मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं था। ओके, तुमने कब पे की? सर मैंने 9th को पे किया सर। ओके, कितना पे किया सर? 30,000 प्लस जो बाउंसिंग चार्ज लगा, ईएमआई का बाउंसिंग चार्ज 1,000 रुपये का मेरे ऊपर ये चार्ज भी लग गया। ओके, तो सर 30,000 में मान के चलिए 6,000 रुपये इंटरेस्ट है और 1,000 ये पेनल्टी है। क्वेश्चन है बउआ कि ये 1,000 अलाउ होगा क्या? आंसर है नो। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट अलाउड। आइए लिखते हैं इस बात को, जो बात मैं आपको कहानी के तौर पे सुना रहा हूँ। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो थैंक यू बोल देना यार। गुरु दक्षिणा कुछ तो दोगे, टाइम तो दे ही रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ आपको, एक थैंक्स बोल दो यार दिल से, और मैं आपको गॉड ब्लेस यू बोल दो यार प्लीज़, थैंक यू। जो भी समझ में आ रहा है कि हाँ सर अच्छा समझा रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है सर, बोल दिया करो यार थोड़ा सा दिल को। गाना नहीं, एक दर्द दिल की गुजारिश, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे। कोई कर दे कोई यहाँ। ओके, क्या पॉइंट था? यस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका मतलब पैनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। सर ऐसा क्वेश्चन आया आज तक ना? मैंने तो नहीं देखा यार, तुम्हारे एग्जाम में तो कभी नहीं देखा, बट एज अ नॉलेज आप ये बातें लिख रहे हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है, पूछो ना। अरे भाई तू पूछ रे, क्या पूछेगा? अरे पूछ, तेरा मास्टर, तेरा धैयान किधर है रे, तेरा मास्टर इधर है, पूछ। सर ऐसा होता है, ऐसा फिल्मों में नहीं रियलिटी में होता है, हो रहा है हूबहू। मैंने एचडीएफसी से नहीं, मैंने आईसीआई से लोन ले रखा था, आईसीआईसीआई पता नहीं यही नाम है शायद। कितना लोन लिया सर? सर मैंने 40 लाख का लोन लिया था। किसके लिए लिया था सर? स्टूडियो के लिए, उस स्टूडियो बना रहा था, 40 लाख का लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोला पहले 8%, अभी फ्लोटिंग चार्ज हो के वो हो गया 10%। सर ऐसा होता है? हाँ, गवर्नमेंट के रेट चेंज होंगे, इनका रेट चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को लोन कराते समय पहले ही फिक्स करा लेना, फ्लोटिंग मत कराना। फ्लोटिंग कब नहीं कराना? जब आपको लग रहा है रेज होने वाला है, डाउन होने वाला है, तो फ्लोटिंग, मतलब गवर्नमेंट डाउन करेगी तो डाउन होगा, नहीं करेगी तो अप होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर मेरे को
एक स्टूडेंट मिला HDFC में मैनेजर, उसका कॉल आया, सर। मैंने कहा हाँ। सर आपका लड़का? मेरा लड़का? अरे सर आपका स्टूडेंट? हाँ हाँ बताओ। सर मैं HDFC मैनेजर लग गया सर। हाँ वेरी गुड। कह रहा सर कोई सेवा पानी हो तो बताना। मैंने कहा यार ICI वाले बड़ा दुखी कर रखे हैं यार। उसने बोला क्या हुआ? सर ICI वाले 8 बोल के अब 10 ले रहे हैं, कह रहे रिवाइज हो गया है सर। ओके कुछ हो बताना। अरे सर क्या बात कर दी सर, हम इसमें भी डिस्काउंट देंगे सर, 7% पे करा देंगे तुम्हारा। मैंने कहा सच बोल रहा है बेटा, कहीं मास्टर को चूना तो नहीं लगाएगा? उसने कहा ना ना सर, आइए सर, आइए मिलिए कभी हवेली पे। मैंने कहा पक्का? कह रहे हाँ पक्का, आइए तो सही। मैंने कहा पक्का बेटा, बाद में धोखा मत देना, पेट्रोल का खर्चा एक्स्ट्रा लग जाएगा मेरा। अरे सर इतना आप बढ़िया पढ़ाए थे, आपकी वजह से CA बने। एक हमारे स्टूडेंट है, मोदी जी ने उसको कांग्रेचुलेशन किया। वो आरबीआई में उसकी जॉब लगी। सोचो, मिलने आई थी, मुंबई गया था तो मिलने आई थी, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मिलने आई थी, उसने फोटो भेजी और बोला सर आपकी देखो ब्लेसिंग्स काम कर गई सर। मुझसे मिल के गई, 1 महीने में उसका एग्जाम क्लियर हुआ गवर्नमेंट वाला, और आरबीआई में उसकी जॉब लग गई। अब तो मुझे लग रहा है उससे लोन लेना पड़ेगा सेटिंग। मान लो उसी ने करवा दिया 7%, हो सकता है उसने बोला तो 6% भी हो गया। अब ये क्या होता है, HDFC वाले मेरा नया अकाउंट अपने यहाँ खोलेंगे और पुराना वाला अकाउंट वो खुद बंद कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ मैं 10% पे कर रहा था, अब ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये मैंने किसके लिया था? स्टूडियो के लिए। अब 6% वाला जो है वो भी स्टूडियो के लिए लिया। तो क्वेश्चन है क्या 6% वाला अलाउ हो जाएगा? आंसर है यस, क्योंकि मैंने पुराना अकाउंट क्लोज करके नया अकाउंट होम लोन के लिए ही लिया है, पर्सनल पर्पस यहाँ पे भी नहीं है। ओके चलिए सर। अरे सर यहाँ पे पेज खत्म हो गया यार, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिख दें। चलो, मास्टर को पढ़ाने का बड़ा मन है यार, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है यार, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 लिखना, इफ एनी फ्रेश लोन is taken from repayment of earlier loans and earlier loans was taken for the purpose of house property, then interest on fresh loan is allowed as deduction। एक बार बोले मेरे साथ, इफ एनी फ्रेश लोन इज टेकन फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन्स एंड अर्लियर लोन्स was for the purpose of house property, then interest on fresh loan is allowed as deduction। okay ठीक है सर। ओके सर, हाँ ये बात किताब में लिखी है? हाँ लिखी है। अब एक बार लिमिट आपको सिखा दूँ, उसके बाद किताब पे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी टाइम है यार, अभी 90 मिनट्स मांगा था आपसे, अभी 22 मिनट्स पेंडिंग है, और 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गया तो क्या होगा, मेहनत तो करेंगे यार। मैंने आपको शुरू में बोला लेक्चर के, आज मेहनत ये कोनते अभ्यास करना होगा। ठीक है ओके, लेकिन सर 6 पॉइंट लिखिए लास्ट, लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, लिमिट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिमिट ऑफ इंटरेस्ट पहला है सर, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, LOP यानी लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे रखा है, या फिर डीम लेट आउट है। डीम लेट आउट क्या था, आपके पास 10 घर थे, 2 तो एग्जाम थे, 8 को हमने डीम टू बी लेट आउट मान लिया। इन दोनों केस में आपको जितना इंटरेस्ट लेना है ले लो यार, क्लेम कर लो, 24B के अंदर क्लेम कर लो, नो लिमिट। तो आप लिखो नो लिमिट। सर डीम टू बी लेट आउट में क्यों? क्योंकि किराया उस पर आपका एज्यूम हो जाएगा, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए 24B में डीम टू बी लेट आउट हम मान लेंगे। ठीक है, नो लिमिट, फुल इंटरेस्ट अलाउड, पूरा इंटरेस्ट अलाउड है। ओके सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या दिक्कत है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखो यार, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 घर तक अलाउ है, 2 हाउसेस। ओके, अब उसमें एक चीज समझो,
आपका सब कुछ नील आएगा, 24A भी नील आएगा, क्योंकि अगर NAV नील है तो 24A भी नील आएगा। बस 24B की वजह से पूरा हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इनकम शो करेगा तो क्या होगा, कहीं और जाके एडजस्ट करोगे, यानी टैक्स कम। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिमाग लगाया। ओके, इसने बोला कि देखो भाई, अगर तुम जनरल केसेस में ले रहे हो, जनरल केसेस, अगर तुम लोन ले रहे हो जनरल केसेस, जनरल केसेस क्या हो सकते हैं सर? सर रिपेयर के लिए आप ले रहे हो, या फिर रिनोवेशन के लिए ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा मैक्सिमम इंटरेस्ट अप टू 30,000 है, अलाउ है। समझो, दिक्कत वाली बात गवर्नमेंट कह रही है नहीं है, हम अलाउ करेंगे, लेकिन 30,000 तुम पूरे ईयर का, पर मंथ नहीं, पूरे ईयर का है ये। अच्छा सर 30,000 क्यों? अरे भाई रिपेयर में क्या करा लोगे, 30,000 का इंटरेस्ट समझ रहे हो तुम, हाउस लोन होता है 8%। अब 30,000 इंटरेस्ट होने के लिए तुम खुद सोचो, 30,000 डिवाइड बाय में 8%, तुमने लोन कितना लिया होगा खुद बताओ, आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। 30,000 कितने पे होगा? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो 30,000 डिवाइड बाय में 8%, यानी तुमने 3,75,000, 3,75,000 का रिनोवेशन तुम करवा रहे हो। अरे सर मैंने तो रिनोवेशन 5 लाख का कराया है, वो तुम्हारी मर्जी, बैंक तुम्हें कितना लोन दे रहा है, लेकिन मैं 30,000 तक ही अलाउ करूंगा। ओके ठीक है सर। सर मेरा स्पेशल केस है, स्पेशल केस यानी मैं घर ले रहा हूं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। घर ले रहा हूं यानी नया घर ले रहा हूं, उसमें सब कुछ रेडी है, या फिर मैं जमीन लेके खुद से घर बना रहा हूं, स्पेशल केस। ठीक है, लिखो स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, या इसमें क्या है सर, लोन टेकन फॉर, लोन टेकन फॉर, आपने लोन क्यों लिया है? सर या तो मैंने घर खरीदने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया है, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, मुझे एक फ्लोर पे 4 फ्लोर और बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ओके, पहली कंडीशन हो गई। यहां पे लिखना सर प्लस, प्लस यानी कंडीशन है सर, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, लोन जो तुमने लिया है ना, ध्यान सुनना, घर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, देखो बाय किया तो कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हो, अगर तुम पैसे लेके गवर्नमेंट से लोन के पैसे लेके, ध्यान सुनना, लोन के पैसे लेके तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन 5 ईयर में, 5 ईयर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तुम कह रहे सर घर बना रहे हैं सर, अबे ताजमहल थोड़े ना 20 साल में बनाओगे, घर ही तो है, 5 साल में नहीं बन जाएगा। 5 साल से ज्यादा है तो फिर इस केस में नहीं आओगे, तुम्हारा घर 5 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो, लोन टेकन फॉर construction, then construction should be completed within the period of 5 years, end of financial year in which loan was taken, loan was taken। ये क्या कह रहा है जरा समझते हैं। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आपने सर हमने खरीदने के लिए लिया, खरीदने वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आज पैसे लो खरीद लो, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीट विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो आपकी कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी। सर एक पॉइंट इन्होंने और डाला है, पता नहीं क्यों है, जिसकी अब वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी अब है नहीं, पता नहीं क्यों डाल रखा है, खत्म हो गया, क्योंकि लोन भी लोग 20 साल के लिए लेते हैं, हो सकता है किसी ने 50 साल के लिए लोन लिया हो, शायद उस केस के लिए हो। अगर लोन ऑन और आफ्टर है 1499 तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर 1499 से पहले का है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब 2 लाख आपको नहीं मिलेगा। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कंडीशन नंबर 1, 2, 3, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कौन कौन सी कंडीशन, 1, 2 एंड 3, तो जो आपको लोन का परमिसिबल अमाउंट है, ठीक है, लोन का अमाउंट, तो डिडक्शन अप टू 2 लाख, आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा।
क्या सर 2 लाख और 30,000 हर केस में है? अब आप एग्जाम में क्या गलती करते हैं, ध्यान सुनो। अच्छा लिखना चालू करो, कहाँ से हम लोग चल रहे थे? मुझे याद नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लिखते लिखते मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्या गलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 30,000 2 लाख, ओके। रिपेयर रेनोवेशन 30,000 और कंस्ट्रक्शन है या बाई कर रहे हो, परचेज है तो 2 लाख। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। अगर वो लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ है। समझो आप इस चीज़ को। यहाँ आप बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, आप नोटिस करना, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप मिस्टेक करोगे, फिर मैं आपको होमवर्क में टेस्ट में नंबर काटूंगा, लेस करूंगा, ठीक है। फिर आपको कहोगे सर मेरे मार्क्स क्यों कर लेस हो गए। यहाँ पे ध्यान देना है, डीम टू बी लेट आउट और लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट की, आप जितना चाहो उतना डिडक्शन ले सकते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम राम। सर थोड़ा सा और सिखाना है मुझे, अराउंड 20 मिनट्स और लगेंगे। अगर तुम चाहते हो मैं कराऊँ तो मैं कराने जा रहा हूँ नहीं चाहते तो भी कराऊँगा, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहते हुए नहीं चाहते, उस बात से फ़र्क पड़ेगा कि इस बार रिजल्ट चाहिए और इस बार पास होना है, ठीक है। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। ओके जी, ये कौन सा पॉइंट चल रहा था सर? ये चल रहा था 6th पॉइंट। आइए 7th के बाद डायरेक्ट 25 पे आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अच्छा रिवीजन भी तो करना है, और रिवीजन तो जरूर करना है, आज बहुत सारा अच्छा वाला पॉइंट पढ़ा है आपने। 7th, प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सर 2 लाख पढ़ा दिया, 30,000 पढ़ा दिया, अनलिमिटेड पढ़ा दिया। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है कि लोन मैंने इस साल ना लेके 2-4 साल पहले ले रखा था, तब क्या, मान लो IM 2030, ठीक। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो या तो 30,000 की लिमिट मिलेगी या तो 2 लाख की मिलेगी, एज द केस में भी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो अनलिमिटेड है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आ रहा है सर लोन अभी का नहीं है, ये तो इस साल की बात है ना, ये बात हो गई करंट ईयर की, ध्यान समझो, ये हो गया पीरियड करंट ईयर का। मैं आपसे कह रहा हूं सर ये तो करंट ईयर है, मेरा लोन 20 साल का था, मैंने ये लोन ले रखा था लेट सपोज 2001 में। कब लिया था? 2001 में। तो ये लॉ क्या कहता है कि भाई पिछले 5 साल तू देख ले, मुझसे बस पिछले 5 साल की बात कर, ठीक है। और यहां पे ये कह रहा है कि मान ले तूने लोन ले रखा था, यहां पे इसने क्या बोला था अभी, एक पॉइंट इसने कहा था, ध्यान सुनना, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन 5 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। तो यहां पे कह रहा है भाई देख ऐसा कर, तो पिछले 5 साल में आ जा। तुमने क्या किया था यहाँ पे, अब इस चीज़ पॉइंट को कट कर देना, मान लो तुम्हारा जो घर है, जो तुम्हारा फ्लैट है या जो भी हम बना रहे थे, ये 2030 में रेडी हो गया। कह रहे पिछले 5 साल की बात कर, पिछले 5 साल कौन से होंगे सर? 2029, 2028, 2027, 2026 एंड 2025। कह रहा है भैया इस ईयर के जितने भी तेरे इंटरेस्ट है जोड़ ले। तो मान लो 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, ठीक है, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ।
कितने हो गए सर? सर 50,000। सर ये इंटरेस्ट में कैसे अलाउ करूं? इस ईयर का कितना है सर? 10,000। इस ईयर का 10,000 तो फुल क्लेम कर लो। पिछले ईयर का कितना है सर? 50,000। इसको करो डिवाइड बाय 5। मतलब अगर तुम्हारा कोई यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यहाँ पे बात हो रही है कंस्ट्रक्शन पीरियड की, ठीक है। लेट सपोज मैंने भी जो स्टूडियो लिया, ये एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे 2024 में मूव कर रहा हूँ, ये स्टूडियो जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये इसकी पीरियड मुझे 3 ईयर के बाद मिला, तो ठीक है 2023, 2022, 2021। तो मेरे को 3 ईयर का यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रखना था कि सर आप 3 ईयर में अपनी पेमेंट कर दो, एवरी 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, उसके बाद आपको आपका स्टूडियो मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं बाई कर रहा था। लेट सपोज यहाँ का 50,000 इंटरेस्ट, यहाँ का 50,000 इंटरेस्ट, यहाँ का 50,000 इंटरेस्ट, और इस ईयर का 50,000, ठीक है। तो वो ये क्या कह रहा है कि भाई 50,000 तो तुझे इस साल का पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन पहले वाले इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करो, और पहले वाले ईयर के जो इंटरेस्ट हैं वो मैक्सिमम अप टू 5 ईयर होने चाहिए, ठीक है। मेरे केस में 3 ईयर ही था, और जनरली 3 ईयर ही होता है। कभी भी आप प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेंगे तो 3 ईयर ही होता है जनरली, जहां तक मैंने देखा है। 4 और 5 हो सकता है अगर बिल्डर डिले कर रहा है तो, वरना प्रॉमिस 3 ईयर का होता है, और मेरा को 3 ईयर के अंदर प्रॉपर्टी मिल गई। अब यहाँ पे सुनना, मैक्सिमम सुनना कितना होता है सर? 5 ईयर तक का। तो कहते हैं पिछले 5 ईयर को ऐड कर लो, मेरे तो 3 था तो मैं 3 को ऐड कर लेता हूँ, कितना हो गया सर? 1,50,000। अब वो कहता है इसको आने वाले 5 ईयर में आप क्लेम कर लेना, यानी पर ईयर कितना हो गया सर? 30,000। तो मैं 2024 में कितना क्लेम करूंगा? 50,000 प्लस 30,000, कितना हो गया सर? 80,000। सर मैं 2025 में कितना क्लेम करूंगा? तो 50,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 80,000। सर ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, हाँ बोलो ना। ये टेक्निकल पॉइंट है, ये जल्दी समझ में नहीं आते। एक क्वेश्चन में अभी लिखवाऊंगा, भी थ्योरी भी लिखवाऊंगा, क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, एक लिखवाऊंगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आएगी, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल आती है यहाँ पे, तो मेहनत वाली। सर आप लोन की रीपेमेंट भी तो कर रहे होगे, हाँ। मान लो इस ईयर आपने लोन की रीपेमेंट कर दी, और इस ईयर का इंटरेस्ट मान लो आपका सर 2024 में इंटरेस्ट था 50,000, 2025 में आपका इंटरेस्ट ठीक है लेट्स सपोज बन रहा है 40,000, और 26 में आपका इंटरेस्ट बन रहा है 30,000। प्रिंसिपल पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट भी तो रिड्यूस होगा, हाँ सर होगा। इस केस में क्या होगा? अरे भाई जो करंट ईयर का है वो ले लो, प्लस ये जो 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट वाला इंटरेस्ट बना है, मतलब 5 ईयर का इंटरेस्ट तुमने जोड़ा था 30,000, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आ रहा था, 5 ईयर का तुमने इंटरेस्ट जोड़ लिया, डिवाइड बाय 5 कर लिया, कितना आ गया उसको यहाँ पे ऐड कर लो, उसको यहाँ पे ऐड कर लो, सिंपल। इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। बस लिख रहे हो क्या? अभी मत लिखो, अभी मैं थ्योरी लिखवाऊँ, फिर एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा प्रॉपर, उसके बाद लिखना। आओ सर ये लेक्चर्स 90 मिनट से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं रहे, सीखने पे ध्यान दे। 100 में से 100 आएगा, रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, जब तो टॉप करेगा ना तो खुशी के आंसू होंगे आँख में। तो आज पसीना बहा ले ताकि उस दिन खुशी के आंसू निकले, ठीक। लिखो, इट मीन्स इंटरेस्ट बिफोर द ईयर in which construction was completed, it is allowed in 5 equal installment from the year in which construction was completed। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। आइए तो इस यहाँ से लिखना चालू करिए, फिर एक क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, फिर सेक्शन 25 पाएंगे। सेक्शन 25 में मुश्किल से 3 लाइनें लगनी है, 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 20 मिनट्स का सेशन और ऊपर जाएगा, बट कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए, अच्छे से सीखिए, खुशी से सीखिए। कुछ लोग ना सीखते सीखते डर जाते हैं, अरे सर इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। कुछ लेक्चर्स जब हमारे सुपर 30 सुपर 20 के बैच चलते हैं, ठीक है, रैंक होल्डर्स बैच चलते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, कुछ एडमिशन से पहले कॉल आते हैं मेरे पास, लिखते लिखते सुनना मेरी बात को, ठीक है। सर हाँ आपके लेक्चर्स कितने हैं सर? अरे सर
100 भी पर सब्जेक्ट होगा तो 3 सब्जेक्ट का 300 टू 400 आवर्स होगा। हाँ सर 400 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। अरे नालायक, 400 आवर्स कितना होता है? 10 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई में 40 डेज, हो गया 400 आवर्स। 40 दिन 50 दिन में तुम 10 घंटे नहीं पढ़ सकते और तुम सोच रहे हो सीए क्लियर करूं। सर मैं सिर्फ 5 आवर्स पढ़ सकता हूँ, तो 80 डेज 3 मंथ में हो जाएगा। सर मुझे बोथ ग्रुप देना है, तो अगर 5 आवर्स के हिसाब से पढ़ोगे तो 6 मंथ लगेगा, और अगर 10 आवर्स के बेसिस पे पढ़ोगे तो 3 मंथ में हो जाएगा। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मेहनत से भागते हैं। मैंने आज वही सिखाया, हे कोंते अभ्यास करो। अभ्यास से तुम पुरुष से पुरुषोत्तम बनोगे। ये लिखना, लाइन लिखना अपनी डायरी में, हे कोंते अभ्यास करो, तुम अभ्यास से पुरुषोत्तम बनोगे। अभ्यास तो करना पड़ेगा। उस 400 टू 500 आवर्स में तुम्हारी रिटर्न प्रैक्टिस, तुम्हारी टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग कवर्ड होती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। तुम शॉर्टकट मारोगे, आई से तुम्हें रोक सकता है, ये लाइफ तुम्हें रोक सकती है, डेस्टिनी रोक सकती है, लेकिन मेहनत की है ना, पसीना वहा है, तो भाई रिस्पेक्ट भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, और रिजल्ट भी दबा के मिलेगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लिखो सर, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12। एग्जाम्पल लिखो यार, लिखो, मिस्टर राम had taken a loan of rupees 7 lakh for construction of property on 1st October 2022। ये पहला पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट was payable, interest was payable at the rate 12% per annum। थर्ड लिखो, the construction was completed on 30 June 2022। अगला पॉइंट लिखो, नो प्रिंसिपल पेमेंट, नो प्रिंसिपल पेमेंट हैज बीन मेड अप टू, हैज बीन मेड अप टू 31st March 2024। No principal payment has been made up to 31st March 2024। Compute the interest allowable as deduction अंडर सेक्शन 24। ये एक तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन मानो, ये तो बस एक लाइन का क्वेश्चन है, बस इसमें सॉल्व करना है, इसमें कोई ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे। मैंने बस लिखा है, दिमाग के लिए लिख लो इसको एक बार कॉन्सेप्ट के तौर पे। मैंने आपसे कहा था जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे वो लिखवाऊंगा भी, सॉल्व भी कराऊंगा, और बुक वाले क्वेश्चन बुक से ही करेंगे, ठीक है। आओ लिख लो, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, राम 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 1, राम 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 2। जिसको जवाब आ गया है और जिसको लग रहा है 100 में से 100 ठोक सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर तुम्हें खुद पे 1% भी भरोसा है, माँ बाप की नज़रों में उठना चाहते हो, दुनिया तुम्हें सलाम करे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना कि सर मेरा मिस्टर राम वाला वो प्री इंटरेस्ट वाला आंसर ये आया है। सही आया तो गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, गलत आया तो कहूँगा डबल गॉड ब्लेस यू। थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है। आज हार जाओ, रिजल्ट में कोई हरा नहीं पाएगा। तुम गलती क्या करते हो, आज से प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं जो लिखवाऊंगा लिख लोगे। थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करो, खुद का माइंड लगाओ, सही से लिखो, आंसर करके बताओ इसका सही क्या आएगा। मैं 10 तक वेट कर रहा हूँ। मान लो
ये सही जवाब, तो तुम सीए इस बार। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बनना इसी बार है, मेहनत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, राम 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 एक, जल्दी लिखो, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। चलो ठीक है, लिख दिया। अब आंसर एडिट मत करना, जो लिख दिया लिख दिया, ईमानदारी है। लिखो सर। सॉरी बट हमारा पेज ख़त्म हो गया यार यहाँ पे, आई नीड वन मोर पेज। कोई बात नहीं यार, मेहनत करेंगे। इस क्वेश्चन को ना मैं यहाँ से यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर लिखो आंसर। देखो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर है मेरा 22-23, 5 सालों की तो बात ही नहीं है, पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, लोन अमाउंट कितना है 7 लाख। क्या पूरे साल का है? नहीं सर, डेट देखो 1 अक्टूबर, मिस्टर टेकन अ लोन 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है? 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। ठीक है, तो 7 लाख इंटू 6 मंथ, मल्टीप्लाई में रेट कितना था सर? 12%, तो ये कितना आ गया सर? 42,000। क्या 42,000 वो अगले साल क्लेम कर सकता है? नहीं सर, 5 ईयर में डिवाइड करो। अरे सर पिछला था ना 5 ईयर, तो तब वो जो 5 ईयर नहीं, एक महीने का ही पिछले साल का इंटरेस्ट क्यों ना, उसको 5 ईयर में डिवाइड करो। ओके, डिवाइड बाय में 5, सो माय डियर फ्रेंड इट इज 8400। ओके, फिर करंट ईयर की बात करो, प्रीवियस ईयर 2023 एंड 24। ठीक, एंड दिस वन माय डियर फ्रेंड 7 लाख मल्टीप्लाई में 12%, दिस विल कम 84,000। 84,000 ठीक है। अब पिछले वाले का जो इंस्टॉलमेंट था इसमें क्लेम करो, प्लस 8400, तो इस ईयर का 24 सबसेक्शन बी में कितना इंटरेस्ट क्लेम करोगे? दिस इज 92,400, असेसमेंट ईयर 2024-25, ये इस ईयर में क्लेम होगा। दिस इज योर आंसर। लिखना है तो लिख लो, जिसका गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सीखो, अभ्यास करो और पुरुष से पुरुषोत्तम बनो। लिखो कौनते, लिखो राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, ओके, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच। चलिए सर लास्ट आज का लिखते हैं सेक्शन 25, इन एडमिसिबल एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। कौन कौन से खर्चे अलाउ नहीं होंगे सर? ओके, लिखो इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड और पेबल। आपने इंटरेस्ट पे किया, कोई दिक्कत नहीं है, पेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेबल यानी ड्यू हो गया लेकिन मैंने पे नहीं किया, पेबल। आउटसाइड इंडिया, सर आउटसाइड इंडिया से क्या दिक्कत है? लेने दो लोन, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ना चैप्टर आता है टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे डेप्थ में। अभी सीखो कि अगर तुम आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो और विदाउट टीडीएस लेस किए कर रहे हो, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने बोला 30% और 1 लाख तुमने इंटरेस्ट पे किया, 30% टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देगी एक्सपेंस को। तो तरीका क्या है? तो उसका लॉ पढ़ोगे आप, आगे आप टीडीएस पे करो, जो इंटरेस्ट बन रहा है पेनल्टी का वो पे करो, क्योंकि आपने टाइम से पे नहीं किया था। टाइम से किया था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। टीडीएस पे करो गवर्नमेंट को 30,000 आउटसाइड इंडिया वाला, ठीक है। उसके बाद आपका खर्चा अलाउ हो जाएगा। आउटसाइड इंडिया पे करने पे दिक्कत नहीं है, टीडीएस ना लेस करने पे दिक्कत है। टीडीएस लेस करके उसकी पेमेंट करो, दिस इज द लॉ। टीडीएस चैप्टर में और डेप्थ में सीखेंगे। अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया shall not be allowed, shall not be allowed।
हम उसे अलाउ नहीं करेंगे एज डिडक्शन इफ TDS नॉट डिडक्टेड। सर आप 30% बोल रहे हो, क्या वो 30 होगा एज पर द फाइनेंशियल ईयर? हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो जाए, मैं नहीं जानता। एज पर द फाइनेंशियल ईयर हम TDS के चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना TDS बनता है उतना लेस करके फिर पेमेंट करना, बस इतना याद रखो। नॉट डिडक्टेड ऑन सच इंटरेस्ट, ऑन सच इंटरेस्ट फटाफट लिख लो। सर इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत है, अरे ठीक कर ले मेरे भाई। इंटेरेस्ट इंटरेस्ट, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात। ओके चलो भाई, मेरा एजम्पशन है कि तुमने यहाँ तक कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर जो बात आपने लिखा हुई हमें बुक में ही दिखाओ, हमने आपकी बुक बाई की है, हमें कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। आ जाओ, मत लिखो यार। 30% NAV अलाउ होगी NAV पे 24A ऐसा कहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। तुमने क्या किया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सर मैंने 10,000 ही खर्च किए, कोई नहीं 30,000 होगा। सर मैंने 50 किया, कोई बात नहीं 30 ही होगा, ठीक है। सर कुछ खर्चे एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, रिपेयर मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्ज, पार्किंग चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, लाइफ चार्जेस। ओके इंटरेस्ट ऑन बोरेड कैपिटल डिडक्शन 24B। तो देखो इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, ठीक है, ये भी अलाउड है। लोन में भी टेकन फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, ETC। एक्स भी आती है कि हाँ ETC में आती है, ठीक। इंटरेस्ट इज अवेलेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, पे किया है नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड डिडक्शन, ठीक है। फिर आगे सर interest on a pre-construction period. Pre-construction period is the period prior to the previous year in which property is acquired or construction completed. Interest payable on borrowed capital for the period prior to the previous year in which the property has been acquired or constructed as reduced by any part thereof allowed as deduction. Any other provision of this act can be claimed as deduction over a period of 5 years. Over a period मतलब divide by 5. Over a period मतलब over a period of 5 year मतलब 5 सालों में अपना दिल तुड़वाते रहना, रोज रोज नहीं, एक बार में नहीं, ठीक है। इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 5। ओके इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंसिडर, जिस साल आप रेडी हो गया उस साल पूरा आप क्लेम कर सकते हो। सर कितना है? लेट आउट और डीम टू में फुल है, ठीक, और सेल्फ ऑक्यूपाइड और प्रॉपर्टी में है तो 30,000 है। रिपेयर रिन्यूअल पे और एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पे आपका 5 ईयर का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, अब तुम पढ़ सकते हो। 24 के बाद 25 यही वो बोल रहा है, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ टैक्स हैज़ नॉट बी पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट। यानी आपने TDS लेस नहीं किया, या तो TDS लेस किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन है सर? 2 क्वेश्चन है सर। एक मैं करूँ एक आप करोगे, ऐसा कर लें, एक मैं और एक तो आओ। राज ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, यानी परमानेंट नागरिक है इंडिया का, मतलब उसने इंडिया की माटी को अपने सर पे लगाया है और भारतीय कहलाया है, ठीक है। ही ऑल्सो हाउस इन लंदन विच ही हैज़ लेट आउट 10,000 पर मंथ, उसने किराए पे लगा रखा है। और लेट आउट पे इंटरेस्ट लिमिट नहीं होती, याद रखना। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे होती है लेट आउट, और डीम टू लेट आउट पे इंटरेस्ट लिमिट नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बोला था। म्युनिसिपल टैक्सेस टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन इज 8,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ओके द वैल्यू ऑन यूरो, शायद यूरो बोलते हैं डॉलर होते हैं पता नहीं, इंडिया रुपीज़ टू बी 95 यूरो बोलते हैं शायद। कंप्यूटर राजेश नेट एंड इनकम भैया 10,000 तो है, ये पर मंथ है तो पूरे ईयर का कितना होगा, मल्टीप्लाई में 12, और वैल्यू कितने 95, तो ग्रॉस वैल्यू कितनी आ गई देख लो भैया। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस 8,000 पर मंथ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 95। सर लोन वाला तो पॉइंट ही नहीं था, कोई बात नहीं, सीख लिया तुमने, जो था वो तो सीख लिया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये हो गया नोट। For the previous year, Raj British National is a resident, only resident in India. Therefore, income received by him by way of rent of the house property located in India is to be included in the total income. एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसकी सर PGBP इनकम ही टैक्सेबल होती है। ये हम रेसिडेंट चैप्टर में सीखेंगे, अभी मैंने नहीं कराया, मैंने अभी बेसिक कराया, रेट्स कराया, बेसिक कैलकुलेशन सिखाई है, और उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी पे आ गए। मेरी साइड से पेंडिंग है, आई विल टीच। उसके बाद है मिस्टर एक्स ऑन 2 हाउसेस प्रॉपर्टी एट अ मुंबई वेयर हिज फैमिली रिसाइड एंड द अदर एट दिल्ली विच इज़ अनऑक्यूपाइड। एक में फैमिली रहती है, एक हमें अनऑक्यूपाइड है। तो एक चीज़ याद रखना, 2 घर तक अलाउ हुए, 2 से ज़्यादा हुए तो डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन रेंटेड हाउस, वो खुद किराए के घर में रहता है।
फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, खरीदना, ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2022, ओके, ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट सो फॉर, उसने अब तक कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं किया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस, कब घर लिया था, 2024 में। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, अब इसने कहा, क्या कहा, बॉम्बे, ही हैज हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दिल्ली, ही हैज टेकन लोन 5 लाख एट द 11% पर एनम टुवर्ड्स रिपेयर, उसने रिपेयर के लिए भी इतना लिया था। और रिपेयर, मेरा क्वेश्चन ये पहले, जो इसने घर लिया है वो खुद के लिए लिया था, एक इसने कहा एक है घर दिल्ली में, तो 2 घर तक तो माफ होते हैं, इतना मुझे को पता है, ठीक है, तो 2 घर तक माफ होते हैं, तो एनएवी तक तो नील होगा और 24A में भी नील होगा, क्योंकि वो खुद का रहने के लिए उसका अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है ना। डीम टू बी लेट आउट कब मानते हैं, जब 2 घर से ज्यादा हो, 200 घर से ज्यादा नहीं है तो डीम टू बी लेट आउट है नहीं, लेट आउट है नहीं, तो क्या रह गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24A तक तो कुछ लगता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। अगर मैं जिस स्पीड में बात कर रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो तो थम्स अप है, और नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को दोबारा देखो। इस स्पीड से कम किया ना मैंने तो लेक्चर चले जाएंगे 150, और मुझे 70 to 80 लेक्चर्स में सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्यूट द डिडक्शन 24B, उसने पूछा भी 24B है सर, 24A तक क्यों नहीं पूछा, जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ होंगे नहीं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड आ गया, ठीक है, एनएबी नील, 24A 30% ऑफ एनएबी नील, बचा गया 24B। अगर वो नहीं भी बोलता तो भी 24B ही निकलना था और कुछ निकलना नहीं था, ओके। इंटरेस्ट इन लोन टेकन फॉर द एक्विजिशन बॉम्बे, तो भैया देखो 30 लाख का 10% होता है 3 लाख, बट सब्जेक्ट टू 2 लाख। सर क्यों, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो 2 लाख तक ही अलाउ होता है। अगर ये लेट आउट होता या डीम टू बी लेट आउट होता तो अनलिमिटेड होता, 2 लाख यहाँ पे मिल गया। फिर 5 लाख का 11% तो 55,000, बट 30,000 मैक्सिमम, ओके, तो कितना होगा 30,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2,30,000। लेकिन एक कंडीशन और है 24B की, ये तो अब तक अपने पढ़ाई नहीं, वो कंडीशन ये है कि 2 लाख जो इंटरेस्ट है और रिपेयर पे भी तुमने लिया तो ये भी मैक्सिमम 2 लाख तक ही अलाउ होगा, उससे ज़्यादा नहीं अलाउ होगा, ठीक है। ये वाला स्टार पॉइंट है, यहाँ पे रट लेना, मैंने अब तक लिखवाया नहीं है लेकिन दिमाग में इस बात को जरूर डाल देना कि रिपेयर का खर्चा है और प्रिंसिपल पेमेंट जो इंटरेस्ट का खर्चा है, दोनों मिला के 2 लाख तक ही होगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ 24B इज 2 लाख, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट फॉर 24B इज 2 लाख। क्वेश्चन नंबर मिस्टर एम, ठीक है, इस बात का ये कॉन्सेप्ट में हम लिख भी लेते हैं। इसी के साथ आज का पार्ट कंप्लीट हो गया। रिवीजन जिसको करना हो वो रुक जाना, जिसको रिवीजन नहीं करना वो जा सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन सर 12 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया यार, कोई बात नहीं यार, मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे तब खुशी जो होगी ना चेहरे पे, और जब टैक्स की वजह से तुम्हारा ग्रुप 1 निकलेगा तब तुमको समझ में आएगा यार। ट्वेंटी फोर बी से पहले ये नोट डाल लेते हैं, नोट मैंने लिखवाया नहीं था, लिख लो नोट को। नोट इन क्वेश्चन मिस्टर एम वी लर्न, पता है ऐसे लिखने के बाद तुम्हें क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं होगी। इन क्वेश्चन मिस्टर एम वी लर्न maximum limit of section 24B is restricted to 2 lakh and this 2 lakh including interest on borrowed capital and interest on repair and renovation। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना। ये वाला पॉइंट कितने बच्चों को पता था वो बताना, और जिनको नहीं पता था वो डबल थैंक्स लिखना। सर थैंक्स को एडिट कर लिखना, सर डबल थैंक्स। आज आपकी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ और हमें फुल क्लियरिटी मिली।
गुरु दक्षिणा तो दोगे, इतना तो कर दो यार प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सी फाइनलिस्ट बनने वाले बच्चों, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले बच्चों, प्लीज़ डबल थैंक्स लिखना अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। सर बोलो ना, सर अरे बोलना भाई। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, ठीक है, यहाँ से करते हैं एक बार फैन वगैरह ऑफ कर लेता हूँ, 1 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन पार्ट 2। ओके, बहुत दिलचस्प वाली बातें हमने की हैं। आई होप आप लोग वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले लेक्चर्स देख के ही ये रिवीजन ऑडियो सुनना, आपको मल्टीप्लाई में 1000 10 टाइम्स बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्टिंग की कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी विथ एक्चुअल रेंट। ये हमने कहाँ से पॉइंट पिन आउट किया था, मैंने आपसे बोला कि भाई देखो जेवी निकालना सीख गए आप लोग, जेवी में से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन जेवी में एक कॉन्सेप्ट पेंडिंग था जो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। जेवी कैसे निकलता है सर, स्टेप 1 फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, स्टेप 2 स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 3 होता था एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। फिर मैंने यहाँ पे आपको स्टार लगवाया था, मैंने कहा था इस पर डिस्कशन बाकी है मेरे भाई, तो आज हमने वहीं से स्टार्ट किया। जनरल रूल क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन वैकेंसी के केस में क्या होता है, वैकेंसी का केस कहता है कि भाई देख एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर है और एक्चुअल रेंट कम है। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग वैल्यू ले लेते हैं ताकि रिकॉल आए आपको, अगर क्लास कर रखी है तो डेफिनेटली याद आएगा, नहीं कर रखी तो भी याद आना चाहिए, लेक्चर्स देख लेना प्लीज़। हमने लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्सपेक्टेड रेंट थी 5,50,000 और एक्चुअल रेंट था हमारा 4,50,000। हमने ये कहा कि अगर हमारा एक्चुअल रेंट हमें रिसीव हो जाता, अगर प्रॉपर्टी वैकेटेड नहीं रहती, वैकेंसी नहीं रहती, तो हमारी 3 मंथ की और वैकेंसी रिकवर हो जाती और हमें 6 लाख इन टोटल एक्चुअल रेंट रिसीव होता। तो मेरा एक्चुअल रेंट बस इसलिए कम है क्योंकि प्रॉपर्टी वैकेटेड थी। अगर प्रॉपर्टी वैकेटेड नहीं रहती, वैकेंसी नहीं रहती, तो मेरा एक्चुअल रेंट डेफिनेटली ईआर से ज़्यादा होता। तो आप इस केस में ईआर को पिक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है जो दिमाग में याद रखना है, याद रखना कि अगर एक्चुअल रेंट कम होने की वजह वैकेंसी है तभी हम एआर को पिक करेंगे, लेकिन एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, इसलिए कम है क्योंकि तुम रेंट ही कम ले रहे थे, तो इस जगह ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, ठीक है। इस पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, 30 मिनट्स इन लेक्चर। आई होप आप लोग उसे करके रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हमने कहा म्युनिसिपल टैक्सेस का एक पॉइंट था कि जेबी में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, तो जेबी में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स होता क्या भाई, म्युनिसिपल टैक्स को आप प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स कहते हो, और ये आपकी म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत रिकवर करती है। सर ये अलाउड होगा पेड बेसिस पे, अगर आपने पे नहीं किया है, ये ड्यू है, अभी तक नहीं पे किया तो अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपका टेनेंट इसको पे कर रहा है तो भी अलाउ नहीं होता है। अगर ये परसेंटेज में गिवन है, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको क्लास में दिखाया था, अगर ये परसेंटेज में गिवन है, एक्चुअल गिवन नहीं है, तो ये म्युनिसिपल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था। फिर हमने कहा था कॉन्सेप्ट नंबर 6 एंड 7, जिस पर आज हमारा लेक्चर खत्म हो गया था। इसमें हमने 2 बातें सीखी, सेक्शन 24 और 25। सेक्शन 24 बोलता है कि कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं और 25 बोलता है कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं है। सेक्शन 24 में 2 बच्चे होते हैं, 24A 24B, और 25 में अगला 25 ही होता है। 24 में हमने कहा डिडक्शन अलाउड। 24A क्या कहता है, 30% ऑफ NAV हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर आपका NAV पहले से 0 है तो फिर NAV 24A क्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम 24A 100% ऑब्वियसली अलाउ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हारे कुछ खर्चे अलाउ नहीं होंगे, जैसे इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ये सारे अलाउ नहीं होते। सर बोरोड कैपिटल, देखो भैया तुम बोरो कर सकते हो कैपिटल परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, तुम ये लोन किसी से भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में लिखना, बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल से ले सकते हो, इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, अपनी एक्स से भी ले सकते हो, अपनी फैमिली से भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में लेना ही याद रखना। सर ये पेड और ड्यू दोनों पे अलाउ हो जाता है, तुमने इंटरेस्ट टाइम से पे कर रहे हो अलाउ हो गया, और पे नहीं किया है टाइम से तो भी आप इसकी डिडक्शन ले सकते हो। ओके सर, इसके बाद मैंने आपको कहा कि रीपेमेंट ऑफ लोन का एक कॉन्सेप्ट था, उससे पहले हमने एक सीखा था पैनल इंटरेस्ट, यानी मान लो तुमने टाइम से EMI पे नहीं की, तुम पे इंटरेस्ट लग गया, तो उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, मतलब आप नया लोन ले रहे हो पुराने लोन को पे करने के लिए, तो उस पर जो नया, अब नए लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अलाउ होता है क्योंकि पुराना वाला क्लोज हो चुका है। सर लिमिट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो कोई भी लिमिट नहीं है, फुल इंटरेस्ट अलाउड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, तो जनरल केस के अंदर रिपेयर रिनोवेशन पे मैक्सिमम लिमिट 30,000 की होती है। स्पेशल केसेस है जैसे आप परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लोन लिया है
कंस्ट्रक्शन के लिए तो 5 ईयर में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए और ये लोन 1 अप्रैल 99 के बाद हो जाना चाहिए। डिडक्शन अप टू 2 लाख है। एक चीज़ और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, मिस्टर एम का केस, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी कि रिपेयर का मिला के, रिनोवेशन का मिला के, परचेज का मिला के, कंस्ट्रक्शन का मिला के ऑल इंटरेस्ट की लिमिट मैक्सिमम 2 लाख ही होगी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक बात मैंने और नोटिस कराई थी, लेट आउट प्रॉपर्टी है और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपका लिमिट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद हमने बात की थी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैंने आपको 5 ईयर का कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने कहा था कि जो भी आपका प्री इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे मैंने अपने केस में बताया कि भाई 2024 में मैंने स्टूडियो बनाया तो, लेकिन उसको बनने में 3 ईयर लगे, तो 3 ईयर का जितना भी इंटरेस्ट है 50,000 50,000 50,000 मैंने सबको ऐड कर लिया, कितना हो गया 150 डिवाइड बाय में 5, यानी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर आप जिस ईयर से स्टूडियो रेडी हो गया, आपका फ्लैट रेडी हो गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी रेडी हो गया, उस ईयर से आप क्लेम कर सकते हो। It means interest before the year in which construction was completed. It is allowed in 5 equal installment from the year in which construction was completed. ठीक है सर। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था प्यार सा क्लास के अंदर, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया सेक्शन 25 इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। इसमें हमने क्या सीखा था कि भैया देखो तुम आउटसाइड इंडिया लोन ले रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे कर रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर टीडीएस डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। दिस इज ओवरऑल रिवीजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ आवर हाउस प्रॉपर्टी लेक्चर। आपको डेफिनेटली वीडियो लेक्चर्स वॉच करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको लग रहा है मैं शिद्दत से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले, और जब भी तुम्हें इस चैप्टर को रिवाइज करना होगा डेफिनेटली ऑडियो तुम्हें हेल्प करेंगे। और कभी भी दिल से मुझे थैंक्स बोलना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9357199404। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सक्सेस के लिए, तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मित्रों इसी के साथ लेक्चर खत्म हुआ। टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। देख लो भैया पंखा बंद करके पसीना बहा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ, जो कर सकता हूँ सब कर रहा हूँ। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, दुआ देते रहना। कमेंट बॉक्स में हो सके तो मेरी गुरु दक्षिणा के लिए थैंक यू बोल देना। टेक केयर एंड बाय बाय।